So let's start with atomic structure. अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पहले जो कुछ पढ़ा वो फोटोग्राफी इफेक्ट तक हो गया हम लोगों का। एंड नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्स थियरी। ठीक है, याद रखो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो याद रखो बोर्स ने क्लासिकल और क्वांटम थियरी के कंसेप्ट यूज करके हम लोगों को कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। बुक में वो बहुत थोड़े से पॉस्टुलेट्स हैं जो तुम लोगों को याद रखने, टेक्स्ट बुक वाइज तुम लोग बाद में आराम से रीड कर लेना। ठीक है, एंड अभी हम लोग पूरा का पूरा बोर्स थियरी के मेन पॉस्टुलेट्स, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी हो सकते उतने में निचोड़ के निकालने वाला और तुम लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो मेन पॉइंट्स ऑफ बोर थियरी। पॉस्टुलेट्स सिर्फ 3 या 4 है, बट हम लोग मेन पॉइंट्स जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है वो याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इट इज नॉट अ रिवीजन। इट इज नॉट अ रिवीजन। रिवीजन अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तक जो टॉपिक था वो पूरे इंडिपेंडेंट थे और अभी बोर्स थियरी एक नया फ्रेश टॉपिक है, तो आज मैं रिवीजन नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, जब पहले के टॉपिक का कुछ पार्ट यूज होने वाला रहेगा तो मैं रिवीजन डेफिनेटली कराता हूँ, बट आज पूरा हम लोग सब कुछ नया पढ़ने वाले, तो रिवीजन क्यों करें, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, बोर्स थियरी का पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus, revolves around nucleus in concentric rings, in concentric rings. Just a minute guys. In concentric rings called as orbits. ठीक है, in concentric rings called as orbits, called as orbits। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट्स को हम लोग और शेल्स भी बोल सकते हैं, करेक्ट बोल रहे हो, ऑर्बिट्स को हम लोग शेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट्स को ही हम लोग शेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये रूल हम लोगों को बोर्स ने दिया, हम लोगों को ये चीज रदरफोर्ड ने बताई नहीं थी। ठीक है, याद रखो हम लोगों को ये चीज रदरफोर्ड ने बताई नहीं थी, इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट्स में घूमेगा या फिर वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में घूमते रहेगा। ठीक है, अलग अलग रिंग्स में घूमेगा। उन्होंने हम लोगों को क्या बताया था कि प्रोटॉन के आजू में वो घूमता तो है, ठीक है, प्रोटॉन के आजू बाजू में वो घूमता तो है, बट वो कितने पोजीशन पे रहेगा वो हम लोगों को रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो याद रखो रदरफोर्ड ने हम लोगों को क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के जस्ट बाहर भी रह सकता है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के जस्ट बाहर भी रह सकता है, मतलब प्रोटॉन के बाहर वो इधर भी घूम सकता है, इतने नजदीक में भी घूम सकता है, और वो बाकी किधर भी घूम सकता है। किधर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, वो किधर भी आ सकता है। बट बोर्स ने हम लोग को बोला कि नहीं, वो किधर भी नहीं आ सकता, वो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में ही आ सकता है। गाइस तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड नाउ, वी आर स्टार्टिंग विद बोर्स एटॉमिक थियरी, एंड बोर्स एटॉमिक थियरी के कुछ मेन पॉइंट्स है जो हम लोग लिख रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। थैंक्स वेदांत। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन ऑर्बिट्स को हम लोग नंबर 1 2 3 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को हम लोग ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 या फिर ऑर्बिट नंबर 4 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर शेल बोलेंगे तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ पी, ऐसे आगे कंटिन्यू होते जा सकता है। ठीक है, तो याद रखो ऑर्बिट्स ये कंसेप्ट हम लोगों को बोर्स ने दिया था। ठीक है, अब सेकेंड रूल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे बताओ
रदरफोर्ड की थियरी हम लोगों ने रदरफोर्ड की लिमिटेशन में पढ़ा था कि रदरफोर्ड की थियरी को हम लोगों ने फेक क्यों दिया, मतलब यूज करने से ना क्यों बोला, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अगर एटम के आजू बाजू में रिवॉल्व करेगा, एटम के आजू बाजू में अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो धीरे धीरे ऐसे स्पाइरल पाथवे फॉलो करते करते, एनर्जी रेडिएट करते करते, लूज करते करते कहाँ पे चला जाएगा, तो वो चला जाएगा अपने प्रोटॉन के अंदर। गाइस याद आ रहा है कुछ? दिस वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स थियरी। ठीक है, इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, करेक्ट बोल रहे हो? ठीक है। एंड सेकंड था हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, जो हम लोग बोर थियरी के बाद स्टडी करने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस तो डेफिनेटली हम लोगों को थे ही। अब इसे ओवरकम, हम लोगों के रदरफोर्ड के लिमिटेशन को ओवरकम करने का काम किया बोर्स ने। अब ये ओवरकम कैसे किया, तो ये सेकंड पॉस्टुलेट में, तो बोर्स ने हम लोगों को बोला कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व तो करेगा, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व तो करेगा, बट हर एक जगह पे नहीं करेगा। वो कहाँ पे करेगा? तो सेकंड रूल, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी while revolving around the nucleus in an orbit only when its angular momentum its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Now guys remember this, ये क्वांटम थियरी से डेरिवेशन हुई थी, जो हम लोगों के सिलेबस के बाहर की है, बट हम लोगों को सिर्फ ये समझ के लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये सिर्फ समझ के लेना है। तो अब इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो श्रेयस? श्रेयस नहीं, श्रेया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो ऑर्बिट्स में सर्कुलर मोशन दिखाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में सर्कुलर मोशन दिखाता है। ठीक है, अब तुम लोगों ने बचपन में मोमेंटम नाम की चीज पढ़ी थी, तुम लोगों ने बचपन में मोमेंटम नाम की चीज पढ़ी है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रेट लाइन में चला जाए, इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रेट लाइन में चला जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ मोमेंटम यूज किया है, बट अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। एंड मुझे बताओ, लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल p, जिसका फॉर्मूला कुछ लोगों ने फॉर्मूला सेंड भी कर दिया, विच इज मास इनटू वेलोसिटी। गाइस ये सबको बताएं। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करने वाले या फिर रिवॉल्व करने वाले हैं, वो लीनियर मोमेंटम दिखा रहे हैं या एंगुलर, मतलब वो एंगल के साथ रोटेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या लीनियरली आगे बढ़ रहे हैं? दे आर शोइंग लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। तुम लोगों को एंगुलर मोमेंटम की फीलिंग आ रही है? अगर ये सीधा जा पाता तो ये कौन सा मोमेंटम दिखाता? ये लीनियर मोमेंटम दिखाता। ये अगर सीधा जा पाता तो ये कौन सा मोमेंटम दिखा पाता? ये लीनियर मोमेंटम दिखा पाता। बट अभी ये कौन सा दिखाएगा? ये एंगुलर दिखाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमने वाले। गाइस एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग समझ में आ रहा है? अब एंगुलर मोमेंटम, ये तुम लोग फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका फॉर्मूला रहता है मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? मास इनटू वेलोसिटी एंड इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हो गया तुम लोगों के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट गाइस? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvr, करेक्ट बोल रहे हो वरुण? ठीक है, अब स्वयं करेक्ट बोल रहे थे आप, मयंक को भी आंसर पहले से पता था, वेरी नाइस। अब एंगुलर मोमेंटम एम वी आर,
शुड बी। ठीक है गाइस, अभी तक हम लोगों ने सेकंड पॉस्टुलेट खत्म किया ही नहीं है। वेट वेट, आराम से। तो एमवीआर एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, याद रखो, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, r is radius, करेक्ट बोल रहे हो, r is radius, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दिस इज आर सेकेंड फॉर्मूला। ये एक कंडीशन है गाइस जिसकी डेरिवेशन हम लोगों को नहीं है, ये हम लोगों को याद ही रखनी है। r इज रेडियस ऑफ सर्कल, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो याद रखो, दिस इज सेकेंड पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, h अपॉन 2 पाई ये कहाँ से आया? वो क्वांटम थियरी से आया है, जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे हर एक चीज का मीनिंग में लिख के दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। अब ये अगर कंडीशन फॉलो हुई, इफ दिस कंडीशन इज फॉलोड, इफ दिस कंडीशन इज फॉलोड, then what will happen? If this condition is followed, then what will happen? Then electron will not radiate any energy, then electron will not lose any energy। गाइस, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ थी कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसे एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, बट अभी अगर यही हम लोगों ने कैंसल आउट कर दिया तो खत्म। श्रेया, जनरल रिलेटिविटी जो है वो प्लैनेट्स के स्केल के ऑब्जेक्ट्स को लगाते हैं हम लोग, एटम्स के स्केल के ऑब्जेक्ट्स के लिए क्वांटम थियरी है, ठीक है। जनरल रिलेटिविटी जो है वो बहुत बड़े चीजों के लिए अप्लाई की जाती है, और एटम्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यस, क्वांटम नंबर जो है वो क्वांटम थियरी के ही डेरिवेशंस में से आए हैं, जो हम लोग के सिलेबस में तो नहीं है, बट हम लोग को वो पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। अब आगे नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया। अगर एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल्स में आ गया, अगर एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल्स में आ गया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। बस हम लोगों को इतना ही याद रख रहे हैं, ओके। एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसे हम लोग नंबर 1 देके रखेंगे, ठीक है। अभी भी सेकंड पॉस्टुलेट नहीं समझा, इसमें से समझने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल्स में आ गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा एनर्जी, दैट्स इट। अब यहाँ पे हर एक चीज की वैल्यू लिख दो। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron, r is radius of orbit, r is radius of orbit, h is into 10 raised to minus 34 joule second। distance from the nucleus is nothing but radius हो गया ना गाइस, distance from the nucleus is nothing but radius, ठीक है। तो इसे चाहिए तो ऐसे भी लिख दो, r is nothing but distance from nucleus, सेम है, distance from nucleus, ठीक है। अब नेक्स्ट, n is an integer, एन इंटीजर मतलब क्या? तो इट विल ऑलवेज बी 1 2 3 4 and it can go till infinity, it can go till infinity, theoretically it can go till infinity, and n is never equals to 0, n is never equals to 0। अब मुझे बताओ गाइस, ये n मतलब क्या हो गया? तुम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे मैंने n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3 ऐसे दिया था लिख के, तो वही n ऊपर वाला ये नीचे है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नंबर ऑफ शेल्स, खत्म, नथिंग एल्स, ठीक है। तो गाइस, दिस इज द सेकंड लॉ कि अगर फर्स्ट शेल में है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो इसका एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो h अपॉन 2 पाई जितना होना चाहिए। अगर सेकंड शेल में है तो 2h अपॉन 2 पाई जितना होना चाहिए।
थर्ड शेल में है तो 3h/3 जितना होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। आई इज इरेशनल, अद्वैत क्या बोल रहे हो? इस n की वैल्यू इंटीजर रहनी चाहिए, इस n की वैल्यू इंटीजर रहनी चाहिए है। हम लोगों को आई से मतलब नहीं है। जय, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स इज 7, 7 के आगे अभी तक शेल्स आए नहीं है। श्रेया, अभी तक उस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे नहीं है, आएंगे हम लोग, डोंट वरी। ओके, तो लिख दो गाइस, ये लिख दो ये। नहीं श्रेया, मुझे एक काम करना, लेक्चर के बाद मैसेज करके याद दिलाना, बिकॉज मैं हर टाइम भूल ही जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसे क्रॉस चेक कर लूंगा फिर। ओके, थर्ड, व्हाट इज n? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल, याद रखो, दिस n इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, हम लोग जो 1 2 3 लिख रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल, खत्म, ठीक है। व्हाट इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बिटवीन टू शेल्स, इट लूजेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के बीच में आ ही नहीं सकता, बिकॉज बोर ने फर्स्ट पॉस्टुलेट में ही बोला है, इट विल रिवॉल्व इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। वो सिर्फ वहां पे ही रिवॉल्व करेगा, कहाँ पे? ऑर्बिट्स में, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में, बीच में आ ही नहीं सकता। देखो, बोर ने एकदम मस्त पॉस्टुलेट बना के रखा है, तुम लोग इसमें एक्सेप्शन निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो थर्ड, थर्ड पॉइंट, अब देखो, तुम लोग ही मुझे आंसर करोगे। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड में एंड फोर्थ में, मुझे बताओ कहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? अच्छे से सोच के मुझे आंसर देना। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? वेरी नाइस वेदांत, मनल करेक्ट आंसर है, सोहम करेक्ट आंसर है। अब जिन लोगों को डाउट होगा उनके लिए देखो, फर्स्ट शेल में प्रोटॉन इसको एकदम कस के पकड़ के रखेगा, एकदम नजदीक से एकदम कस के पकड़ के रखेगा, करेक्ट और रॉन्ग? फर्स्ट शेल में वो प्रोटॉन उससे एकदम कस के पकड़ के रखेगा। सेकेंड शेल में थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन होगा। देखो, फर्स्ट शेल में प्रोटॉन ने एकदम कस के पकड़ के रखा है, एकदम टाइटली पकड़ के रखा है ऐसे। सेकेंड शेल में थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन होगा। थर्ड शेल में और वीक अट्रैक्शन होगा। फोर्थ शेल में तो भाई छोड़ ही दो, मतलब अट्रैक्शन ना के बराबर होगा। गेटिंग इट गाइस? तो मुझे बताओ, जहां पे इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली पकड़ के रखा है, उसमें वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, किस शेल में या फिर किस ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होगी? किस शेल या फिर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के पास? किस शेल या फिर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के पास? क्या लगता है? स्वयं करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। उन्नति करेक्ट आंसर है, सारा करेक्ट आंसर है, निहारी का करेक्ट, मनल, आर, विमी, आर्या, ओके, बहुत लोगों की करेक्ट आंसर है, बहुत लोगों के करेक्ट आंसर है। जिस किसी ने लास्ट आंसर भेजा है दे आर करेक्ट। चलो देखते हैं अभी क्यों, ये देखते हैं। देखो, कुछ लोगों को डाउट होगा कि ऐसे कैसे, तो पहले मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो, तुम लोगों को 3 एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि मैं तुम लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आराम से खड़े रह के ऐसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, बात ही अलग हो जाएगी। अब मुझे बताओ, ऑफलाइन में मैं जब तुम लोगों को खड़े रह के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन में मैं तुम लोगों को यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे मेरी ज्यादा स्टेबिलिटी है? ऑफलाइन में मैं जब तुम लोगों को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होकर पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन में मैं जब तुम लोगों को यहाँ पे मस्त में आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है? ऑनलाइन में मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑनलाइन पढ़ाते वक्त मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, अब मुझे बताओ, ऑनलाइन में पढ़ाते वक्त तुम लोगों को लग रहा है मेरी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे आराम से बैठ के तो पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को फीलिंग आ रही है कि मेरी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है? नहीं। उसी बदले अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाता, ऑफलाइन में अगर मैं पढ़ाता तो एनर्जी ज्यादा जाती क्या? ऑफलाइन में अगर मैं पढ़ाता तो एनर्जी ज्यादा जाती क्या? तो वहां पे एनर्जी ज्यादा जाती, डेफिनेटली ज्यादा जाती, ठीक है। अब याद रखो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ऑफलाइन में
सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा एनर्जी जा रही है, बैठ के इतनी भी नहीं जा रही है, बट हाँ ठीक है। बट तुम लोग करेक्ट हो, ऑफलाइन में खड़े रहूंगा तो ज्यादा एनर्जी जाएगी, ऑनलाइन में ज्यादा एनर्जी किधर जा रही है, ठीक है। अब ऑनलाइन में मैं ज्यादा स्टेबल, याद रखो, ऑनलाइन में मैं ज्यादा स्टेबल हूँ, आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, सुखी आत्मा, तो ज्यादा स्टेबल हूँ। बट ऑनलाइन में मेरी एनर्जी ज्यादा जा रही है क्या? एनर्जी मेरी कम जा रही है, ठीक है। ऑनलाइन में मेरी एनर्जी कम जा रही है। उसी बदले ऑफलाइन में मैं खड़े रह के पढ़ाऊंगा, एम आई स्टेबल? ऑनलाइन में मैं खड़े रह के पढ़ाऊंगा, एम आई स्टेबल? तो वहां पे स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। बट वहां पे दुखी आत्मा, करेक्ट। बट एक्चुअली ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा मजा आता है, ठीक है। एंड बट वहां पे एनर्जी, एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही है। तो मुझे बताओ, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी नाइस। तो याद रखो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। तो देखो, मुझे बताओ, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एकदम ज्यादा स्टेबल था, एंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लीस्ट स्टेबल था। तो दिस गाय विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, दिस गाय विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि ये एकदम दूर है तो ये कम स्टेबल है। गाइस कोई शक? तो थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स revolving to revolving closer to nucleus has less energy and more stability। नजदीक रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो एनर्जी कम। बट इलेक्ट्रॉन्स revolving away from the nucleus, away from the nucleus has more energy, more बोलने के बदले हाई एनर्जी, एंड लेस स्टेबिलिटी। गाइस थर्ड पॉइंट, एनी डाउट? जितना दूर रहेगा उतना कम स्टेबल और उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है। मुझे बताओ, इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास एनर्जी कम है, और मुझे इसे हायर एनर्जी में लेके जाना है। मुझे, इसके पास एनर्जी कम है और मुझे इसे हायर एनर्जी में लेके जाना है, इधर से ऐसे इधर जंप करके लेके जाना है। मुझे बताओ, लोअर एनर्जी से, लोअर एनर्जी से मुझे हायर एनर्जी पे किसी चीज को लेके जाना है। एक चीज नीचे है, इसको इधर से उठा के ऐसे हायर एनर्जी पे लेके जाना है। इसे एनर्जी, या नीचे वाली चीज को मैं एनर्जी दूंगा तब ये हायर पे पहुंचेगा। ये समझ लो, ये फैन है जो यहाँ पे ऐसे लोअर पोजीशन पे है, एंड ये नीचे से मुझे ऊपर लेके जाना है, तो इस पेन को मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या इसमें से निकालनी पड़ेगी? इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी गेन हो रही है यहाँ पे, एनर्जी गेन हो रही है यहाँ पे, एनी डाउट? ठीक है। एंड अगर हायर एनर्जी से कोई चीज लोअर एनर्जी पे आ रही है, क्या लगता है इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो, छोड़ रहा हूं तो इसको, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पे आके अटक रहा है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है गाइस? लूजिंग एनर्जी, तो एनर्जी लॉस होगा। अगर तुम लोग हायर एनर्जी से, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ गए, अगर तुम लोग हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ गए, तो एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। ओके, तो energy is gained when electron
jumps from lower orbit to orbit, ठीक है, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते वक्त वो एनर्जी गेन करता है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। हाउ ऑर्बिट्स आर चेंज, अरे आएंगे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल, ठीक है। एंड एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जिसे हम लोग बोलते हैं डी एक्साइटेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइट हो जाना है, ठीक है, डायरेक्ट लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई तो एक्साइट हो गया, एंड जब हायर एनर्जी से हम लोग लोअर एनर्जी में जाते हैं, स्टेबल हो गए, तो डी एक्साइट हो गए कि एक्साइटेशन निकल गई, ठीक है। तो गाइस लिख दो, इन्हें कंप्लीट कर दो, इन्हें कंप्लीट कर दो लिख के। अब एक्साइटेशन मतलब क्या, तो याद रखो एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है। ये देखो, मैं एक एक टर्म इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ, तुम लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। एक्साइटेशन मतलब क्या, तो लोअर से हायर, ठीक है, मीन्स दे कैन ट्रैवल बिटवीन टू शेल्स, करेक्ट बोल रहे हो, दे कैन ट्रैवल बिटवीन टू शेल्स। तो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना, सेकंड से थर्ड में जाना, फर्स्ट से मूड हुआ तो ये डायरेक्ट थर्ड में जा सकता है, फर्स्ट से ये डायरेक्ट फोर्थ में जा सकता है, वैसे ही सेकंड से ये डायरेक्ट थर्ड में, या फिर सेकंड से ये डायरेक्ट फिफ्थ में, सिर्फ छोटे नंबर से बड़े नंबर के शेल में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांजैक्शन क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी इज गेन, याद रखना, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, गेन होगी, ठीक है। एंड डी एक्साइटेशन अगर दिया, तो डी एक्साइटेशन में क्या होगा गाइस, सेकेंड से वन में जाना, थ्री से टू में जाना, थ्री से वन में आना, फोर से वन, थ्री से टू, एंड फाइव से टू, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस, ठीक है। तो दीज आर फर्स्ट फोर पॉस्टुलेट्स, एंड यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों का बोर्स पॉस्टुलेट, मतलब हम लोगों के बोर्स पॉस्टुलेट खत्म हो जाता है, बट इसमें हम लोग और एक चीज ऐड करने वाले हैं इसके बाद वाली, कि वो एक्चुअल में एनर्जी लूज क्यों नहीं करता, ठीक है। तो चलो लिख दो, कंप्लीट करो इसे। अच्छा, टू से थ्री दो बार आया है क्या, तो मेक वन डू वन थिंग, इसे फोर कर दो, टू से फोर, एंड फोर से टू। ओके कृष्णा, जस्ट सेंड मी अ हाय ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आपने अभी हाई सेंड कर दिया, अभी नहीं भेज पाऊंगा, बाद में सेंड कर दूंगा। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट, कि ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा वेदांत ने भेजा था, ओके, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर क्यों नहीं चला जाता, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक तो न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस से डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं चला जाता, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये समझने के लिए हम लोग जरा अर्थ का एग्जांपल लेंगे, मतलब ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ठीक, अज्यूम दैट दिस इज आवर अर्थ, हम लोगों की अर्थ है, ठीक है, एंड अर्थ पे ये हमारा माउंट एवरेस्ट,
ठीक है, दिस इज माउंट एवरेस्ट, न्यूटन बाबा करेक्ट बोल रहे हो। एंड माउंट एवरेस्ट पे ये तुम लोग खड़े हो, दिस इज यू, ये ठीक है। अब तुम लोग ऊपर चढ़ के गए, ठीक है, तुम लोगों के पास एक बॉल है, तुम लोगों के पास एक बॉल है, ठीक है। एंड तुम लोगों ने सोचा अब ये बॉल में फेंकूंगा। अब मुझे बताओ, ये तुम लोगों ने बॉल थ्रो की, ये तुम लोगों ने बॉल थ्रो की, तो ये बॉल ऐसे नीचे गिर गई, तुम लोगों को मजा नहीं आएगा, "है, इतना फेंक तो आगे क्या"। नहीं नहीं नहीं, तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग करेक्ट बोल रहे हो। तो अब तुमने सोचा इसको और जोर से फेंकता हूं। अगर तुम लोग में ताकत नहीं है तो साला समझ लो तुम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसकी वजह से तुम लोग इसको थ्रो कर पा रहे हो, तुमने इसको और जोर से थ्रो किया, ठीक है, तुम लोगों ने इसको और जोर से थ्रो किया, और जोर से थ्रो किया, तो ये और थोड़ा दूर चला गया। गाइस भावना समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अभी भी ये इतना ज्यादा दूर नहीं गई, तो तुम लोगों को मजा नहीं आया, तुम लोगों ने सोचा साला और दूर फेंक देते हैं, और पावरफुली थ्रो किया इसको, और जोर से थ्रो किया, इधर आके किधर तो गिर गई, ठीक है। अब तुम लोगों ने एक काम किया, इसको एकदम कस के फेंक दिया, एकदम कस के, एकदम कस के फेंक दिया, ठीक है। तो ये और दूर चली गई। अभी तुम लोगों के बदन में, मतलब एक एक नस नस में जितनी भी ताकत है ना, उतनी सारी यूज करके, मतलब कि लाइक मर जाएंगे तो भी चलेगा, बट सारी ताकत से फेंकेंगे, उतने ताकत से फेंक दिया। एंड कार्टून में दिखा देना वैसे, ठीक है, कार्टून में तुम लोगों ने देखा होगा, वो बग्स बनी में ऐसे वो कुछ तो गोली मारता है, ठीक है, तो वो गोली पूरी अर्थ का चक्कर लगा के आती है, देखा है कभी तुम लोगों ने वो कार्टून में? ठीक है, वैसे ही ये पूरे अर्थ का चक्कर लगा के आ गई, ठीक है। उन्होंने इतने जोर से फेंका कि ये ऐसे पूरा ऐसे रिवॉल्यूशन करके आने वाली है, ठीक है। अच्छा नहीं देखा है तुम लोगों ने, कार्टून देखा करो, अच्छा रहता है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन उसमें तुम लोगों को पढ़ने मिलते हैं, देखो। तो तुम लोगों ने इतने जोर से फेंका कि वो, बट ये तुम लोगों को बहुत जोर से फेंकना पड़ेगा, बहुत, मतलब तुम लोग मर भी जाओगे तो भी इतने जोर से नहीं फेंक पाओगे, ठीक है। बट चलो अज्यूम करते कि तुम लोगों में इतनी ताकत आ गई, एंड इतने जोर से फेंका कि ये गोल घूम के पीछे से आ रहे हैं, और जैसे ही वो पीछे से आ रहा रहेगा ना, तो हाँ वापिस आके तुम लोगों को ऐसे वो आवाज आने लग जाएगा ना, वो आ रहा है, ठीक है, लूनी टून्स में जैसे आता है, करेक्ट, ठीक है। तो वो ऐसे आवाज आ रहा है तो तुम लोग सुना, बट तुम लोग सुने लूनी टून्स हो, तो तुम लोगों ने पीछे देखा है बॉल आ रही है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग झुक जाओगे, डक इन करोगे, तो तुम लोग झुक गए, तो तुम लोग झुक गए, ठीक है, अज्यूम कर दे कि तुम लोग झुक गए, ठीक है, झुक गए तुम लोग, अजीब लग रहा है बट ठीक है, तुम लोग बैंड हो गए, तुम लोगों ने अपनी मुंडी को ऐसे झुका दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे झुक गए तुम लोग मुंडी नीचे करके, एंड ये बॉल इधर से आके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, बच गए तुम लोग, हेडशॉट हो जाता, नहीं तो करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, इसके बाद ये बॉल रुकेगी क्या इधर? अभी इसके बाद ये बॉल रुकेगी क्या? इसके बाद ये बॉल रुकेगी क्या यहाँ पे? नहीं रुकेगी। अब वो वापस आगे चली जाएगी, और ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमते रहेगी। नाउ इट विल नॉट स्टॉप एंड इट विल कीप सर्कलिंग। हाँ, अब ये रुकेगी ही नहीं, ये कंटिन्यूअसली सर्कल करते रहेगी, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली ऑर्बिट करते रहेगी, ठीक है, हाँ, अनलेस अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। एंड इसी तरह से तुम लोग एयर में सैटेलाइट थ्रो करते हो, मतलब स्पेस में सैटेलाइट थ्रो करते हो, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो सैटेलाइट्स के पीछे का भी यही कंसेप्ट है जो अभी हम लोगों ने देखा। एनी डाउट गाइस? ठीक है, हाँ, पिछले साल पढ़ा था, करेक्ट बोल रहे हो। तो अब देखो, पहली बात, मतलब ये बॉल जो है वो नीचे क्यों आ रही थी, पहली बात, मतलब ये बॉल जो है वो नीचे क्यों आ रही थी? इस बॉल को नीचे खींचने वाला कौन सा फोर्स था गाइस, बताओ। समझ लो, अपनी बॉल यहाँ पे है, तो इस बॉल को नीचे खींचने वाला कौन सा फोर्स था? ग्रेविटी थी, करेक्ट बोल रहे हो। इस बॉल को नीचे खींचने वाला फोर्स जो था वो थी ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था। एंड मुझे बताओ, अब
ये बॉल के डाउनवर्ड फोर्स को, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को, कोई एक अपवर्ड फोर्स भी रहना चाहिए बैलेंस करने के लिए। देखो ये बॉल नीचे आ रही है क्या, तो ये बॉल नीचे नहीं आ रही है, तो मुझे बताओ ये बॉल नीचे क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई एक अपवर्ड फोर्स भी प्रेजेंट है। गाइस गेटिंग इट? ठीक है। एयर रेजिस्टेंस अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे गाइस, क्यों बीच में तुम लोग ज्यादा एकदम फिजिक्स में मत घुसो, एयर रेजिस्टेंस नहीं है ऐसे अज्यूम करो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपवर्ड फोर्स कोई है क्या यहाँ पे बैलेंस करने वाला? बॉयंसी, करेक्ट बोल रहे हो, बट बॉयंसी का कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है? अपवर्ड फोर्स कौन सा रहना चाहिए डाउनवर्ड को, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपवर्ड फोर्स कौन सा रहना चाहिए बैलेंस करने के लिए? सर्कुलर मोशन में बाहर आउटसाइड जाने वाला फोर्स कौन सा रहता है गाइस? उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। करेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी नाइस। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मतलब इनसाइड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल मतलब आउटसाइड फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मतलब इनसाइड फोर्स, ठीक है, एंड सेंट्रीफ्यूगल मतलब आउटसाइड फोर्स। तो गाइस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करने वाले। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये करता है। ठीक है गाइस, कीप इट सिंपल, फिजिक्स में नहीं घुसना है हम लोगों को, केमिस्ट्री में ही रहना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोगों के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे आ जाता है, एंड हेंस ये बॉल कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेगा। अब ये मैंने तुम लोगों को जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो चलो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे सब कुछ अंडू नहीं होने वाले, बहुत कुछ निकाल दिया था हम लोगों ने, नहीं हुआ। यप, इट इज अ सूडो फोर्स, बट हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करने वाले हैं फिजिक्स के लॉस का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पे भी दो फोर्सेस प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो यहाँ पे भी दो फोर्सेस प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन से दो फोर्सेस प्रेजेंट रहने वाले हैं? फर्स्ट फोर्स जो प्रेजेंट है वो है इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज गिवन बाय, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है विच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ठीक है, एंड कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेरी नाइस। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है फॉर्मूला वरुण। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कूलम्स लॉ से निकालते हैं। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ पॉस्टुलेट, ऐसे ही लिख के रखो। अब के हम लोग अज्यूम करेंगे 1 है, क्यों? क्योंकि सीजीएस यूनिट है, यहाँ पे लिख देते चाहिए तो। देखो सीजीएस यूनिट है, अगर सीजीएस यूनिट अगर होगी तो के की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? के की वैल्यू सीजीएस यूनिट में होती है 1। ठीक है, सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू रहती है 1। अब दो चार्जेस यहाँ पे कौन से? एक तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को समझ लो मैंने Q1 ले लिया, Q2 ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को समझ लो मैंने Q2 ले लिया। मुझे बताओ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? ई रहता है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? ई रहता है। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहना चाहिए? चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहना चाहिए? चार्ज ऑन प्रोटॉन जेड ई रहना चाहिए, वेरी नाइस। चार्ज ऑन प्रोटॉन रहना चाहिए जेड ई, करेक्ट बोल रहे हो। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहना चाहिए? जेड ई, याद रखो ई इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एंड प्रोटॉन का नंबर, देखो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा ई, बट तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, तुम लोगों को नहीं पता कि प्रोटॉन एक ही है क्या नहीं। तो एक प्रोटॉन के ऊपर ई चार्ज, एंड अगर समझ लो इसका एटॉमिक नंबर कुछ अलग होगा तो इसके पास जेड प्रोटॉन्स रहेंगे, तो ये बन जाएगा जेड ई।
ये बन जाएगा जेड ई। ठीक है गाइस, तो प्रोटॉन के नंबर वाइज इसका चार्ज Q1 का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज जेड ई होगा। एक प्रोटॉन होगा तो सिर्फ ई, दो रहेंगे तो 2e, तीन रहेंगे तो 3e, चार रहेंगे तो 4e, तो जेड ई। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये फॉर्मूलाज यहाँ पे, सॉरी ये वैल्यूज अगर मैं फॉर्मूलाज में पुट करूँ, तो के की वैल्यू 1 हो गई, Q1 की वैल्यू हो गई जेड ई, इंटू ई की वैल्यू हो गई ई, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाय आर। एनी डाउट? ई वुड भी, हम लोगों को यहाँ पे साइन से कुछ मतलब नहीं है, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। मैग्नेटिक फोर्सेस के टाइम पे तुम लोग ऐसे बोलते हो क्या कि ये फोर्स नॉर्थ वाला है, ये फोर्स साउथ वाला है, नहीं बोलते। वैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन है, खत्म। ठीक है, ई स्क्वायर। थैंक यू। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया क्या? ये यहाँ तक समझ में आया क्या? श्रेयस, वो सब में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी देखना है। ठीक है, वो सब आप फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कंटिन्यूसली खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कंटिन्यूसली खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक बाहर की तरफ भी फोर्स रहने वाला है। बिकॉज हाँ, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वेरी नाइस। यहाँ पे और एक फोर्स रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको बाहर की तरफ फेंकने वाला है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैं पूरा लिख रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? तो इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यप, दिस इज द फर्स्ट फिफ्थ पॉस्टुलेट, दिस इज द फिफ्थ पॉस्टुलेट। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए, फॉर दैट electrostatic force of attraction must become equal to that of centrifugal force. Centrifugal, yep, opposite direction. Centrifugal force must become equal to electrostatic force of attraction. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, विच इज एम वी स्क्वायर ऑन आर। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में हम लोगों ने वैल्यूज पुट करके फाइनल फॉर्मूला कौन सा बनाया था? तो फाइनल फॉर्मूला हो गया था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तभी तुम लोगों को मन से अंदर से बहुत लग रहा होगा कि इन आर को और आर को कैंसिल आउट कर दे, पर ऐसे मत करना, बिकॉज दिस विल बिकम नाउ आर फिफ्थ पॉस्टुलेट जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये सेकेंड पॉइंट। और हम लोगों ने ऊपर जो एम वी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई लिखा था, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया। दिस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला वाज आस्क्ड इन जेई 2013। ठीक है, जेई 2013 में ये फॉर्मूला पूछा गया था, एंड सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, सिर्फ फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन से एक बार चेक कर लेना। एंड ये हम लोगों का सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। चलो करो, लिखो। कंप्लीट दिस। श्रेय 2005 में भी पूछा रह सकता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। व्हाट इज जेड? जेड इज एटॉमिक नंबर, हम लोग लास्ट लेक्चर में ही तो पढ़ा था। जेड इज एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ई इज
नहीं श्रेय, हर साल नहीं पूछते वो लोग। तो ई इज 4 जॉन, 4 जॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो चलो गाइस। यस गाइस, यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी थियरी। पढ़ने के लिए तुम लोग एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। यस आदित्य, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व कैसे करता है, वो हम लोगों को समझना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन की वजह से अंदर क्यों नहीं घुस जाता? ये प्रोटॉन के अट्रैक्शन की वजह से ऐसे अंदर क्यों नहीं घुस जाता? बिकॉज इसे अंदर घुसने से रोकने वाला एक बाहर की तरफ भी फोर्स है। अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल अट्रैक्शन है। तो इसीलिए ये दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए, ये दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए। अगर तुम लोगों को कोई नीचे से खींच रहा है और कोई ऊपर से भी खींच रहा है, तो दोनों फोर्सेस अगर सेम रहेंगे तो तुम लोग मीन पोजीशन पे रहोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नाउ दिस इज माई वॉलेट, अगर मैं इसको नीचे से भी खींच रहा हूँ और ऊपर से भी खींच रहा हूँ, और दोनों फोर्सेस अगर सेम है, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। बट अगर ऊपर से फोर्स मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे गिर सकता है। अगर नीचे से मैंने फोर्स छोड़ दिया तो ये ऊपर जा सकता है। बट अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो ये नहीं, मीन पोजीशन से शिफ्ट नहीं होगा। अगर छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा, अगर मैंने ऊपर नीचे से छोड़ दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर बैलेंस्ड है तो ये ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा, बीच में ही रहेगा। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ, नेक्स्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी हम लोगों ने जो कुछ रामायण पढ़ा, उसका यूज कहाँ पे होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसका यूज कहाँ पे होता है वो देखने वाले हैं। नहीं श्रेय, वैसे नहीं है, वैसे नहीं था, वो सिर्फ 2013 में ही पूछा था। ओके, तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी पहले फॉर्मूला टू डिराइव कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े हैं। एक पढ़ा है MV R इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला था। एंड सेकेंड है MV² / R, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू ZE² / R², विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आ रहे ध्रुव, हम लोग उनको डिराइव ही कर रहे हैं, डोंट वरी। ओके, बैम, बोर्स एटॉमिक मॉडल, करेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले कौन सी चीजें कांस्टेंट है वो देख लेते हैं। मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी चीजें आएंगी? मुझे बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट और नॉट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कभी चेंज होगा क्या? कांस्टेंट है। मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए क्या? फर्स्ट शेल में जितनी उतनी सेकंड शेल में, तुम लोगों को गारंटी है क्या फर्स्ट शेल में जितनी होगी उतनी सेकंड शेल में होनी चाहिए? नहीं, तो वो कांस्टेंट नहीं है। मुझे बताओ, रेडियस, फर्स्ट शेल में जितनी रेडियस है उतनी सेकंड में रहेगी, कांस्टेंट है क्या? रेडियस इज कांस्टेंट और नॉट? रेडियस इज कांस्टेंट और नॉट? नो, इट इज नॉट कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, एच, एच इज कांस्टेंट और नॉट? प्लैंक्स कांस्टेंट नाम में ही है। टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। बट मुझे बताओ, एन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इज इट कांस्टेंट? इट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, अब सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड फॉर्मूला में आते हैं। मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट नहीं है। जेड कांस्टेंट होगा क्या? मुझे बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, चार अगर अलग अलग एलिमेंट्स अगर मैंने तुम लोगों को दे दिए, तो उनमें जेड कांस्टेंट होगा क्या? नहीं होगा। बट मुझे बताओ, 4 जॉन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन, इज इट कांस्टेंट? 4 जॉन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इज इट कांस्टेंट? यस, इट इज कांस्टेंट। तो ई इज ऑल्सो कांस्टेंट, एनी डाउट? तो हम लोगों के पास यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यूज हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब पहले तो हम लोग रेडियस के लिए कैलकुलेशन करने वाले, किसके लिए करने वाले हैं?
तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के लिए कैलकुलेशंस होने वाले गाइस, एंड रेडियस के लिए कैलकुलेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। यस श्रेया, आप ऐसे कितने भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हो, बट हम लोगों को स्पेसिफिक फॉर्मूलाज ही यूज कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्मूला से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो कैसे होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, अब ये वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब ये, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, इसे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 2 में। तो सब्सटीट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बदले अभी हो जाएगा एम वी स्क्वायर का हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है गाइज, अभी इसका स्क्वायर कर दो, तो व्हाट यू विल गेट, एम एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इनटू 2 का स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम स्क्वायर इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट होने जैसा है क्या, कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को रेडियस निकालनी है, तो रेडियस को इधर लेके जाओ, जेड अपॉन ई को नीचे लेके आ जाओ, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, रेडियस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई एम 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। गाइस देखो, फॉर्मूला समझ में आया। अब ये फॉर्मूला इतना महाभयंकर बड़ा फॉर्मूला तुम लोगों को भी याद नहीं रखना है, मैंने भी आज तक कभी याद नहीं रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों के कुछ काम का नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला से भी तुम लोग किसी भी फॉर्मूला को कैसे भी यूज करो, तुम लोगों को यही एक्सप्रेशन मिलने वाली है आर के लिए। ठीक है, इक्वेशन को कैसे भी उल्टा सुल्टा लिखो, तुम लोगों को यही एक्सप्रेशन मिलेगी, डोंट वरी। अब हम लोगों को याद रखना है, हम लोगों को याद क्या रख रहे हैं, हम लोग एच की वैल्यू कांस्टेंट थी, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट थी, मास की वैल्यू कांस्टेंट थी, एंड ई स्क्वायर की वैल्यू भी कांस्टेंट थी। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज जब पुट करते हैं, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज जब पुट करते हैं, तो हम लोगों को आंसर मिलता है 0.529 इनटू एन स्क्वायर इज नॉट ए कांस्टेंट, तो एन स्क्वायर ही रहेगा अपॉन जेड। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो इनकी वैल्यू छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, एंड हम लोगों को मिलता है 0.529, एंड इसका यूनिट बन जाता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हम लोगों को कैलकुलेशन में इतना ही फॉर्मूला याद रखना है गाइस। मुझे बताओ, ऊपर वाला फॉर्मूला सॉल्व करने में मजा आएगा या नीचे वाला? तो डेफिनेटली नीचे वाला, क्योंकि ये इजिली हो जाएगा। अगेन, एग्जाम में हम लोगों को आंसर जल्दी, सी जेई इज अ एग्जाम वेयर स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स। तुम लोगों के कैलकुलेशन की टेंडेंसी या फिर ब्रेन पावर मैटर नहीं करती, स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। बहुत सी बार बहुत होशियार लोग भी बोलते हैं ना, मतलब कर नहीं पाते, बिकॉज वो ज्यादा डिफिकल्ट टेक्निक्स में बिलीव करने वाले रह सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को सिंपलेस्ट वे में आंसर निकालने आना चाहिए। डिफिकल्ट फॉर्मूलाज यूज करके कोई तुम लोगों को होशियार नहीं समझने वाला है। सिंपल फॉर्मूला जितने फास्ट यूज करोगे उतने अच्छे से तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, तो चलो गाइस, डेरिवेशन अगर लिखना बाकी है तो जल्दी जल्दी लिख दो। ओके, लिख के हो गया। ओ, देयर इज अ बिग लिमिटेशन, वेरी बिग लिमिटेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे लिमिटेशन क्या है। अरे मैं लिमिटेशन तुम लोगों को बताना ही भूल गया ना, मतलब यहाँ पे एक लिमिटेशन पहले से बता के रखना चाहिए था मुझे। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स थियरी? will they ask formula in JE? They might ask this formula, they might ask this formula, but मैं क्या सजेस्ट करूंगा,
ये इतना याद रखने से पहले बदले तुम लोग ये दो इक्वेशन याद रख दो ना गाइस। अगर ये दो इक्वेशन याद है तो तुम लोग इतना तो स्मार्ट हो कि तुम लोग इसे इजीली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, याद कितनी चीजें रखोगे इसलिए। ठीक है, आ रहे हैं श्रेय, हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बची रहेगी ना तुम लोगों की भी, जैसे मेरे पास बची है। अगर बची होगी तो एक लिमिटेशन लिख दो। मुझे बताओ, मुझे बताओ, तुम लोगों ने जो ये इलेक्ट्रॉन की बात की, तुम लोगों ने जिस इलेक्ट्रॉन की बात की वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे तुम लोगों ने जो फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मतलब अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो ये रिलेशनशिप करेक्ट है क्या? अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये रिलेशनशिप करेक्ट है क्या? नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेशन इज दिस दैट बोर्स थियरी, बोर्स थियरी is applicable for only one electron. Guys, let me repeat once again, ये सारा जो डेरिवेशन है कोई नहीं पूछने वाला है। ये सारा जो डेरिवेशन है वो कोई नहीं पूछने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तुम लोगों को एंट्रेंस में एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला अगर याद है, खत्म, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हाँ, किसी ने एक बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन पूछा है, ओमकार ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इज इट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम ओनली? नो, इट इज नॉट। इट कैन बी अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। याद रखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब क्या? तो जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम, हीलियम के अंदर रहते दो इलेक्ट्रॉन, एक निकाल दो, एक बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज है। हीलियम के अंदर रहते हैं, सॉरी लिथियम के अंदर रहते हैं तीन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक बच जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +2 चार्ज आएगा। बेरिलियम के अंदर चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चार चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, +3 चार्ज आएगा। तो दिस इज हाइड्रोजन एंड दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे एटम्स। तो बोर थियरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, हीलियम भी देखो, कोई चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी पुट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो He+ भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है गाइज, रिमेंबर दिस, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड एग्जाम में तुम लोगों को इस फॉर्मूला के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करे क्या? यश, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद रखना है। आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में। फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस जो आएंगे वो अगर सॉल्व करने आ गया देन इट इज इनफ। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन देखो क्या है। कैलकुलेट, नमन डोंट वरी, मैं आपको आज जल्दी छोड़ दूंगा। डोंट वरी, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। तो कैलकुलेट रेडियस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्बिट, बी सेकेंड ऑर्बिट, सी थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब गाइस मुझे बताओ, जेड मतलब क्या? जेड मतलब क्या रहता है? जेड मतलब रहता है एटॉमिक नंबर। सब कुछ गाइस पहले हो गया है, रिवीजन करके आया करो, सब कुछ हम लोगों ने पहले ही करके रख दिया है। ठीक है, तो अब जेड, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना रहता है? हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 1 रहेगा। अब एन मतलब क्या? एन मतलब क्या? एन मतलब क्या? नंबर ऑफ शेल्स। अब
नंबर ऑफ शेल्स, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब नंबर ऑफ शेल क्या रहेगा 1, सेकेंड ऑर्बिट मतलब क्या रहेगा 2, थर्ड ऑर्बिट मतलब क्या होगा 3। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज उठाओ, फॉर्मूला में अप्लाई करो, देखो जम रहा है क्या। रुद्रा करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट आंसर है। गाइस सारे आंसर एक साथ ही सेंड कर दो। मधुरा करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट, तो हम ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस, नाइस अप्रोक्सीमेशन, आई लाइक इट। ओमकार, मुझे बताओ फॉर्मूला में आपको मास दिख रहा है क्या, जो आप आइसोटोप्स की बात कर रहे हो। देखो, जिधर हम लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज मत लाओ। फॉर्मूला में मास है क्या गाइस, देखो फॉर्मूला में मास है क्या, कि तुम लोगों के हाइड्रोजन का मास चेंज होने से तुम लोगों का आंसर चेंज होगा। वेदांत करेक्ट आंसर है। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, एक साथ सारे आंसर्स निकालो और भेजो। विधि करेक्ट आंसर है, निहारिका करेक्ट आंसर है। निहारिका आपका सेकंड आंसर रॉन्ग है, विमी करेक्ट आंसर है, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। पार्थ गांधी ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। हुबा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, रेस्ट टू आर रॉन्ग। गाइस तुम लोग एन स्क्वायर को भूल रहे हो, जिनको मैं सेकंड और थर्ड आंसर रॉन्ग बोल रहा हूँ उन्होंने एन स्क्वायर नहीं लिया है। हिया करेक्ट आंसर है, रुद्रा ऑल आंसर्स आर करेक्ट, हिया ऑल आंसर्स आर करेक्ट, सिद्धिका ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। नील ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। श्रेया फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। श्रेया आपने बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है, 5% के ऊपर जा रहे हैं, सेकंड और थर्ड वाले में तो 5% के ऊपर जा ही रहा है, 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए अप्रोक्सीमेशन। ओके, मनाल करेक्ट आंसर है, ध्रुवा करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत लोगों के आंसर आने लग गए हैं, तो चलो अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत लोगों के आंसर निकल गए हैं मतलब। तो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, क्वेश्चन नंबर ए। देखो, रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट मतलब R1 लिख रहा हूं मैं, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट वाला तो एकदम इजी है, बच्चों का खेल था। बी वाला R2 which is 0.529 into एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो 0.529 एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, तभी इसको 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 9 जा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया 11, बाद में वापस 21, तो 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड फाइनली सी R3 विच इज 0.529 एन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 8 तो 26, तो 2 एंड 45, तो 4.761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यश यश कदम, समझ में आ रहा है अभी, आर यू गेटिंग इट यश? ओके, तो चलो गाइस, थक गए क्या इतने जल्दी, थक गए? सी मैं आज तुम लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, तो जल्दी छोड़ने वाला हूँ मैं आज तुम लोगों को, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट रेडियस ऑफ B+3 आयन, ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। ठीक है, तो B+3 आयन इन 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 इट्स फोर्थ ऑर्बिट, इन इट्स फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट में बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर हो जाता है Z विच इज इक्वल्स टू 4, एंड n की वैल्यू हो जाती है 4। ठीक है, तुम लोगों को रेडियस इन फोर्थ ऑर्बिट पूछे तो इसको R4 बोल सकते हो, विच इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यूनिट रहेगा एंगस्ट्रॉम में। चलो आंसर निकालो। सिद्धार्थ करेक्ट आंसर है, पार्थ गांधी करेक्ट आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है।
तो हम करेक्ट आंसर है, या करेक्ट आंसर है वरुण मनाल, करेक्ट आंसर है। ओके चलो, बहुत लोगों के आंसर आ गए, तो सबके आंसर्स करेक्ट है जिन जिन लोगों ने सेंड किए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो सबके आंसर्स करेक्ट है, वेरी नाइस। चलो, तो 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक नंबर 4, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर विल बिकम 2.116 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो, बहुत लोगों के आंसर आए थे, वेरी नाइस। बहुत लोगों के आंसर आए थे और सबके आंसर करेक्ट है, ठीक है। गाइस लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ गाइस, ब्रेक मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जल्दी ही छूटने वाले हो तो डजेंट मैटर। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ lithium plus 2 ion in its third shell and Pe plus 4 ion in its fifth shell, ठीक है गाइस। गाइस अगेन, ये क्वेश्चन सॉल्व मत करो, रुको रुको रुको। बी प्लस थ्री आयन इन इट्स फिफ्थ शेल। अब इसे सॉल्व मत करो, पहले देख लो, क्योंकि तुम लोग डेफिनेटली मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो मतलब मिस्टेक नहीं करोगे, बट तुम लोग लेंदी मेथड यूज करोगे, तो मैं तुम लोगों को इसके लिए एक सिंपल मेथड बताता हूँ। देखो, तुम लोग क्या सोचोगे, तुम लोग रेडियस निकालोगे और उसके बाद आंसर निकालोगे। हाँ, स्वयं करेक्ट बोल रहे हो। तो देखो, पहले तो सारा डेटा लिख दो। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू आती है 3, लिथियम के लिए एन की वैल्यू दी है, लिथियम के लिए एन की वैल्यू दी है 3, बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू रहती है 4, एंड इसके लिए एन की वैल्यू दी है 5, ठीक है। हाँ, सारा करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तुम लोगों को दोनों फॉर्मूलाज को डिवाइड कर रहे हैं हमें, करेक्ट, अच्छा अच्छा दिमाग जा रहे हैं तो फिर तुम लोगों का, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो देखो, अब ऐसे टाइम पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ लिथियम+2, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, उस अपॉन अपॉन रेडियस ऑफ Be+3, ठीक है। दोनों के फॉर्मूलाज को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट रेशियो ले लो, सो दैट जो कॉमन चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो रेडियस ऑफ लिथियम कैसे आएगा, 0.529 इंटू इसका कौन सा शेल पूछा है, थर्ड शेल। तो थर्ड शेल मतलब एन का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक नंबर 3, एंड बेरिलियम के लिए 0.529 इंटू 5 इंटू 5 इसका Z4, ठीक है। तो ये देखो कितने सुकून से ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कितने अच्छे से कैंसिल आउट हो गया। अब ये 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो तुम लोगों को रेशियो क्या आएगा, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, आंसर विल बिकम 12 डिवाइडेड बाय 25, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो, और एल्स 12:5 जो तुम लोग आंसर सेंड कर रहे हो, ठीक है। और एल्स 12:5, सॉरी 12:25, ठीक है। तो ये आ गया रेशियो, ऑलमोस्ट 1:2, करेक्ट बोल रहे हो, ऑलमोस्ट 1:2। तो गाइस, एनी डाउट? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेया, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज करेक्ट, दिस इज कैलकुलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ तुम लोगों को गाइस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई है क्या, तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई है क्या, y = mx+ ही पढ़ाया है क्या तुम लोगों को अभी तक? ओके,
सबको पढ़ाया है। ओके, कुछ लोगों को पढ़ाया नहीं है। ओके, तो कुछ लोगों को पता नहीं है आई गेस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो देखो गाइस, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने तो नहीं वाले हैं, बट हम लोगों को कुछ ग्राफ्स पढ़ना है, तो उसके लिए मुझे ये बताना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, 10th में था ना तुम लोगों को, तो क्यों ना बोल रहे हो। तो देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर y इज y। ठीक है, y एक्सिस पे हम लोग जो प्लॉट करते हैं वो ऑमिट कर दिया था। ओके, एंड दिस इज x एक्सिस। तो y एक्सिस पे जो चीज रहती है और x एक्सिस पे जो चीज रहती है, तो दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, m इज स्लोप, याद रखो m इज स्लोप। m क्या रहता है, तो m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो ओके, वेरी नाइस, तुम लोगों को तो m का फॉर्मूला भी पता है, वेरी नाइस। तो देखो, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब क्या है, तो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ऊपर जा रहे हैं मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अगर नीचे आते हैं तो स्लोप क्या रहता, नेगेटिव। ठीक है, अब ये इतना जो डिस्टेंस है, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो गया। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सी, मतलब ये जीरो से सी का डिस्टेंस, इसमें बीच का डिस्टेंस जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक है, अब स्लोप निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं tan थीटा का। ठीक है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा गाइस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वेरी नाइस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मुझे बताओ, ये अपोजिट साइड जो है, tan थीटा अपोजिट साइड जो है, वो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये y इंटरसेप्ट है। ये y इंटरसेप्ट है, देखो y का डिस्टेंस है, ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये y का ही डिस्टेंस है। तो ये y2 माइनस y1 करते हैं हम लोग, मतलब क्या, तो यहाँ पे y की वैल्यू y2 रहेगी और यहाँ पे वैल्यू y1 रहेगी, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1, this is the formula and this represents slope, this represents slope, जो तुम लोगों को मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा। बट अभी के लिए ये इतना याद रखो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर होगा तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब t अगर जीरो हो जाए तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, t अगर जीरो हो जाए मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, t अगर जीरो हो जाए तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल वर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊपर का रामायण तुम लोगों को मैथमेटिक्स में आतिफ सर पढ़ा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। ठीक है, अभी हम लोग जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की है उसके बारे में देखने वाले हैं। देखो, रेडियस की इक्वेशन क्या थी गाइस, रेडियस की इक्वेशन थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 डिवाइडेड बाय जेड मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर, इज इट ओके। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चलेगा नहीं ये, ओके ठीक है। अब मुझे बताओ, इसे ही मैं अगर ऐसे लिखूँ तो रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय 1/z, ये भी चलेगा क्या, ये भी चल जाएगा ना। ओके, तो तुम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो तुम लोग खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो, अब ये इक्वेशन देखो कैसे बन गई, दिस इज y इज इक्वल्स टू, दिस इज y, ये अगर मैं r अगर मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ तो y इज इक्वल्स टू m x। ठीक है, तो
अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करने जाऊँ, इस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करने जाऊँ, तो ये कैसे बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, यहाँ पे सी है क्या? यहाँ पे सी है क्या? यहाँ पे सी है क्या? आर नहीं है, करेक्ट बोल रहा हूँ। वर्सेस एन, ठीक है। तो एन स्क्वायर वर्सेस एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे ड्रॉ करूंगा कुछ, गेटिंग इट गाइस, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। अब दिस विल पास थ्रू ओरिजिन, दिस विल पास थ्रू ओरिजिन, बट मैं इसको ओरिजिन से पास होते हुए नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे डॉटेड लाइंस दिखाऊंगा। कोई इसका रीजन देना चाहेगा कि मैं इसे ओरिजिन से पास होते हुए नहीं दिखाऊंगा, जीरो में से पास होते हुए नहीं दिखाऊंगा, डॉटेड लाइंस दिखाऊंगा, क्यों? एन स्क्वायर, गाइस गाइस गाइस, तुम लोग पैराबोला जो बोल रहे हो, दैट इज टोटली डिफरेंट। देखो, अगर मैं एन ड्रॉ करता ना, अगर ये एन रहता, सिर्फ एन होता, तो वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाता। देखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो रहता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एम एक्स का स्क्वायर। मतलब तुम लोग जब n लेते, तो वो पैराबोला की इक्वेशन हो जाती। अभी के लिए कंफ्यूज मत हो, मैंने एन स्क्वायर प्लॉट किया, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मैंने पूरे एन स्क्वायर को एक्स माना है गाइस, क्या बात कर रहे हो? मैंने पूरे एन स्क्वायर को एक्स माना है, ओके। एंड अभी जीरो, आर कैनॉट बी जीरो, रेडियस कैनॉट बी जीरो, करेक्ट बोल रहे हो, अच्छा आंसर है। आर कैनॉट बी जीरो, उसके अलावा और कोई आंसर है क्या? ये जीरो में से पास क्यों नहीं हो रहा है? उसके आर कैनॉट बी जीरो, अच्छा आंसर है। उसके अलावा और कोई आंसर है क्या? r cannot be less than 1, नहीं, n cannot be 0, that is more probable answer, n cannot be 0, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। याद रखो, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, कहाँ पे लिख के दिया था मुझे याद नहीं है। अरे आजा, किस एक पॉस्टुलेट में मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, हाँ ये देखो, n कैन नेवर बी जीरो, नंबर ऑफ शेल जीरो कैसे होंगे? एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो n कैन नेवर बी जीरो, तो n कैन नेवर बी जीरो, इसकी वजह से हम लोग उसको ओरिजिन में से पास नहीं करेंगे। याद रखो गाइस, ग्राफ में अगर कुछ भी डिफिकल्टी है, मैथ्स में जैसे ही ये होगा, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड विद प्रैक्टिस ये हम लोगों को ग्रास्प होने लग जाएगा। हम लोगों ने टेंथ कैसे ऐसे आधा अधूरा पढ़ा है ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता नहीं है। अब सेकंड एक्सप्रेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में भी ये कैसे होगा, आर वाई बनेगा। अब ये 0.029 इंटू एन स्क्वायर, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, इसे हम लोग लेंगे m, एंड 1/z को हम लोग लेंगे y। गाइस, अभी तुम लोग इसको हाइपरबोला की इक्वेशन प्लीज मत मानना, 1/x अगर आता तो हाइपरबोला रहता, बट इसे मैं पूरा 1/z को पूरी तरह से x ले रहा हूं, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। एंड जिन लोगों को पैराबोला हाइपरबोला ये वर्ड्स पता ही नहीं है, इग्नोर करो, मैथमेटिक्स में जब होगा तब पता चल जाएगा। तो r ऊपर बढ़ रहा है 1/z के साथ, 1/z इस तरफ बढ़ रहा है। तो अगेन, ये भी कौन सी इक्वेशन आएगी? इवन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहेगी, ठीक है। एंड ऐसे कुछ, ठीक है। तो गाइस लिख दो 1/z ऑल्सो इट कैनॉट बी जीरो, ठीक है, क्योंकि z को इनफाइनाइट होना पड़ेगा और z इनफाइनाइट हो नहीं सकता। यस ओमकार, आर वर्सेस एन का भी ग्राफ आ सकता है, जो मुझे पढ़ाना भी एक्चुअली, बट अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टेंथ में ये ग्राफ्स की टाइप पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो उनको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। होमवर्क में जब आएगा, होमवर्क में मैं तुम लोगों को ऐसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, तभी तुम लोगों को ये काम मतलब पैराबोलास और हाइपरबोलास दिख जाएंगे, डोंट वरी। चलो गाइस, कंप्लीट कर दो इन दो ग्राफ्स को, इन दो ग्राफ्स को कंप्लीट कर दो। गाइस हेवी नहीं हो रहा है ना? देखो, ग्राफ तुम लोगों ने पहले पढ़े नहीं होंगे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी, नथिंग एल्स। चलो,
तो गाइज आगे एक लास्ट अभी छोटा सा टॉपिक, छोटू सा टॉपिक। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने रेडियस तो देख लिया, अभी हम लोग सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम लोग सेम चीज से ही डिराइव करने वाले गाइस। मैक्सिमम 15 मिनट और तुम लोगों को, मुझे पता है ब्रेक की तुम लोगों को जरूरत है, बट 15 मिनट और तुम लोगों को सीखना है एंड आफ्टर दैट विल स्टॉप। ठीक है, तो तुम लोगों को आज मैं जल्दी छोड़ने वाला हूँ, डोंट वरी। तो देखो वेलोसिटी के लिए हम लोग वापस सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। mvr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, एंड mv स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे होगा, हम लोगों को वेलोसिटी काउंट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने पहले से एक इक्वेशन थर्ड डिराइव करके रखी थी, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, एंड अभी रेडियस की इक्वेशन मैंने ऊपर डिराइव करके रखी है। तो रेडियस की इक्वेशन क्या आई है, देखो अगर रेडियस की इक्वेशन पता है तो ही हम लोग वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं। तो तुम लोगों को कोई भी वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, इतनी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो 2 पाई एम, रेडियस की इक्वेशन क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कैंसल आउट होगा वो कैंसल आउट कर लो जल्दी जल्दी। एन और एन स्क्वायर कैंसल, एच और एच स्क्वायर कैंसल, 2 ये कैंसल, एम एम कैंसल, आई आई स्क्वायर कैंसल। तो बचा क्या, ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा है। देखो पहले तो 2 पाई जेड ई स्क्वायर ऊपर लेके जाओ, 2 पाई जेड ई स्क्वायर को ऊपर लेके गए डिवाइडेड बाय एन एच, इतना ही है ना, एन एच। ठीक है, अब यहाँ पे z और n इनको छोड़ के, यहाँ पे z और n इनको छोड़ के और कोई भी कांस्टेंट नहीं है, z और n इनको छोड़ के और कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद नहीं रखना है, पहले भी मैंने बताया है। ये ऐसे वाले बड़े फॉर्मूला हम लोगों को याद नहीं रखने हैं। हम लोग सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड देन हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे। एंड पाई, पाई एंड 2, क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मुझे। आर्या आप क्या बोल रहे हो, पाई एंड 2, कुछ मैंने मिक्स कर दिया है क्या यहाँ पे, देखने दो। पाई इज ऑल्सो, अच्छा पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, अच्छा पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हाँ हाँ पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो हम लोगों को अभी इन सब की वैल्यूज पुट करनी है एंड फाइनल हम लोगों को जो एक्सप्रेशन मिलता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन, पहले जैसा हम लोगों का फॉर्मूला आ गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, मीटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं बताओ। बिकॉज हम लोग उस सदी के कैलकुलेशन देख रहे हैं जब मीटर एक ऐसा यूनिट था ही नहीं, हम लोग उस टाइम पे सीजीएस यूनिट ही यूज करते थे। ठीक है, हम लोग उस जमाने के कैलकुलेशन को स्टडी कर रहे हैं जिस जमाने में सीजीएस यूनिट ही काम करते थे। ठीक है, तो यूजुअली तुम लोगों को सीजीएस में ही आंसर देंगे, मतलब ऑप्शंस में भी सीजीएस ही रहेगा। बट अगर मीटर आ गया तो मीटर भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा इसको हम लोगों को। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन ले ले गाइस। अगेन डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट बोल रहे हो श्रेय, अगर 10⁶ कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट तुम लोगों को एनसीईआरटी में भी 10⁸80 दिखेगा, तो उसको वैसे ही रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन, अच्छा तुम लोगों को लिखना है क्या, लिख दो जल्दी जल्दी, कंप्लीट करो ये डेरिवेशन कंप्लीट करो गाइस। फॉर्मूला याद रखने हैं, क्वेश्चंस एकदम इजीली हो जाते हैं। ठीक है, डेरिवेशन देख के प्लीज मत डर जाना, डेरिवेशंस आर क्वाइट लेंदी आई नो, धीरे धीरे हम लोगों को आदत पड़ जाएगी, बट बाकी हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे पैनिक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पैनिक होके लेक्चर का काउंट, मतलब स्टूडेंट्स का काउंट थोड़ा कम होते जा रहा है। ठीक है,
तो मत पैनिक हो। यप, करेक्ट बोल रहे हो अद्वैत। बोर्स ने ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों को दी है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट velocity of electron in first orbit of hydrogen atom। सबसे इजी क्वेश्चन। करेक्ट बोल रहे हो श्रेया। ओके, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के पार्ट करेक्ट है गाइस, बट ये नंबर कितना बड़ा है वो मुझे तुम लोगों को दिखाना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। वेलोसिटी, अब देखो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 एंड फर्स्ट शेल है, तो उसके लिए नंबर ऑफ शेल भी 1। ठीक है, तो आंसर सबका आ गया है, वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है, श्रेय, उन्नति, रुद्रा, निहारिका, बहुत लोगों के आंसर्स आ गए हैं और सबके आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, तो सबका अगर नाम लेते बढ़ूंगा तो दिन निकल जाएगा, मतलब टाइम बहुत लग जाएगा। तो 1/1, ZV1 n इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, तो 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट था। गाइस मुझे बताओ, इसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, तुम लोगों के लिए मैं पहले इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखो 10⁶ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दीज मैनी मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब 2180 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। इज इट करेक्ट गाइस? इज इट करेक्ट गाइस? 2180 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, मुझे बताओ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अच्छा, तुम लोगों को फीलिंग आ गई कितना फास्ट जा रही है? अगर नहीं भी आई होगी तो जरा एक बार सोच के देखते हैं। ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ टेंटेटिवली अगर हम लोग लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम लोग टेंटेटिवली लेंगे तो इट इज 6000 किलोमीटर। वेरी नाइस। ठीक है, इट इज 6000 किलोमीटर। अब अगर मैं सरकमफेरेंस निकालने जाऊँ, सरकमफेरेंस, डायमीटर नहीं, कुछ लोग डायमीटर का आंसर भेज रहे हैं। सरकमफेरेंस अगर मैं निकालने जाऊँ तो 2πr हो जाएगा, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 6000, अप्रोक्सीमेटली 40, कितना हो जाएगा 6000, अप्रोक्सीमेटली इसको 40,000 ले सकते हैं, 40,000। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको 40,000 किलोमीटर मान लेते हैं, चलो। ठीक है गाइस, मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन को पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन को पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है गाइस, स्पीड समझ में आ रही है तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर कितने फास्ट रिवॉल्व कर रहा होगा वो समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, 20 सेकेंड्स में अर्थ का चक्कर लगाए इतने फास्ट। अभी इमेजिन करो तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स है, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, they are revolving at this speed right now. Yeah, it is proved. These calculations are proved. ऐसे कुछ फोकस फोकस हम लोग पढ़ रहे नहीं है गाइस, दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेदी। एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन एज यूजुअल सायोनारा, हasta la vista, adios। ठीक है, तो या इट इज 1/150th स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट बोल रहा हूँ। अब कैलकुलेट कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स revolving in fifth fifth मत लो, fourth
shell of helium plus ion and third shell of lithium plus 2 ion। ठीक है, तो चलो गाइस सॉल्व करो इसे। पार्थ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 रहता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 रहता है। ना ना ना, आई डोंट नो स्पेनिश। सिर्फ बाय बाय के लिए मुझे पता है। चाओ। ओके, पार्थ करेक्ट आंसर है, सिद्धि का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। नील करेक्ट आंसर है, श्रेया ठक्कर करेक्ट आंसर है। हाँ करेक्ट बोल रहे हो। ध्रुविल करेक्ट है, बेला चाओ। ओके, तो रुद्रा करेक्ट आंसर है, वरुण करेक्ट आंसर है, किस कृष्णा करेक्ट आंसर, कृष्णा करेक्ट आंसर है, मधुरा करेक्ट है। चलो गाइस, तो मैं भी सोल्यूशन दिखा देता हूँ जिन लोगों को डाउट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ एच ई प्लस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एल आई प्लस, मैंने तुम लोगों को क्या बताया, रेशियो वाले क्वेश्चन डायरेक्टली करना। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू जेड अपॉन एन, 2.18 इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, तो 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन। अब हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या रहती है, 2, एंड एन की वैल्यू क्या है, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है। लिथियम प्लस 2 के लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी, 3, एंड एन की वैल्यू भी 3 दी है। देखो कितना अच्छा हूं मैं, टाइम कंटिन्यू होने दे रहा तुम लोगों का। होल थिंग डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10⁸। अब z अपॉन n तो 3/3, ये कैंसल, ये 1/2, 2.1 से 2.18 कैंसल, इससे ये कैंसल, फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2। खत्म। ठीक है गाइस, तो गाइस किसी का ग्राफ अगर बाकी होगा तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। तो चलो गाइस, तुम लोगों को मैं 15 मिनट जल्दी छोड़ूंगा बोला था, बट 20 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, देखो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो बाय गाइस, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय। जब अद्वैत जल्दी होगा वो भी, डोंट वरी। चलो बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। थैंक्स मनाल, आई लाइक दैट यू एंजॉयड इट। ओके, ओके विधि, कौन सी लैंग्वेज है वो, फ्रेंच आई गेस। ओके, यस इशिरा, नोट सेंड हो जाएंगे आपको, डोंट वरी। बाय बाय एवरीवन। ओके, ठीक है शरा, मैं देख लूंगा। ओके, सायोनारा, आरिगातो आरिगातो एवरीवन। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय। ओके, एडियस, बाय। रश्मि, हीलियम हैज मोर देन वन शेल, हम लोग आएंगे उसके ऊपर भी, डोंट वरी।